ठीक है, तो कॉस्टिंग से स्टार्ट कर रहे हैं जैसे। तो अपना टारगेट क्या रहेगा कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकें और रिजल्ट तक, तो रिजल्ट तक अपना कॉस्टिंग चलेगा। उसके पहले ही खत्म हो गया तो ठीक है और अच्छी बात है, देखेंगे बाकी सब्जेक्ट का भी, पर अभी कॉस्टिंग का टारगेट करेंगे, बाद में अकाउंट देखेंगे, टाइम मिलेगा तो लॉ और टैक्स भी कर सकते हैं। डिपेंड करता है कैसा स्पीड रहता है, क्या किस ढंग से बच्चे का रिस्पॉन्स रहता है। ठीक है, तो जून 2024 पेपर वाइज ये स्टार्ट करते हैं। और तो जो थ्योरी पार्ट है वो बुक से समझा दूंगा और जो प्रैक्टिकल पार्ट है वो साथ में करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन उन्होंने बोला है डैश इज अ मेथड ऑफ डीलिंग विथ ओवरहेड्स व्हिच इन्वॉल्व स्प्रेडिंग कॉमन कॉस्ट ओवर कॉस्ट सेंटर्स ऑन द बेसिस ऑफ बेनिफिट रिसीव। तो क्या होता है कि किससे कितना बेनिफिट मिला है, जो खर्चा करते हैं तो क्या होता है कुछ बेनिफिट मिलता है। जब भी ऐसा वर्ड लिखा रहेगा कुछ बेनिफिट मिला, इसको बोलते हैं ओवरहेड अपॉर्शनमेंट। ओवरहेड अपॉर्शनमेंट मतलब प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, इसको नाम दे क्या देते हैं, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। ऐसा लिख दीजिए, ध्यान में रहेगा, डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो जैसे इन्होंने आंसर दिया है इसका आंसर बी है, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। तो उसी से एक्सप्लेन करता जाऊंगा, बी प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन अपॉर्शनमेंट। तो जब बेनिफिट का क्वेश्चन आपको पूछेगा कि कॉस्ट सेंटर को बेनिफिट के आधार पे हम बांट रहे हैं, स्प्रेड कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं ओवरहेड अपॉर्शनमेंट। ठीक है, अच्छा नीचे जैसे दिया है ओवरहेड एलोकेशन। ओवरहेड एलोकेशन मतलब होता है कि किसी पर्टिकुलर ओवरहेड को किसी पर्टिकुलर मतलब कॉस्ट के जो भी प्रोडक्शन है उसको पर्टिकुलर रेशियो में बांटना, जो भी रेशियो रहेगा एलोकेट करना। और बेनिफिट के आधार पे देते हैं तो उसको अपॉर्शनमेंट बोलते हैं। एक्चुअली एलोकेशन मतलब बोलते हैं जैसे कि ओवरहेड एब्जॉर्प्शन, एलोकेशन, ये दोनों एक दूसरे मिलता जुलता है। तो एलोकेट करना मतलब डायरेक्टली किसी को देना, देख के कि किसका बेनिफिट किस पर्टिकुलर से आ रहा है उसको देना। तो किसी अगर एक डिपार्टमेंट को देंगे तो उसको एलोकेशन बोलेंगे। ठीक है, ओवरहेड है लेकिन पता है कि ओवरहेड किस डिपार्टमेंट का है, उस डिपार्टमेंट को या पर्टिकुलर बोलते हैं ना कि कॉस्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं कि ये मशीन का है तो उस मशीन को दे दिया, उसको बोलते हैं एलोकेशन। लेकिन जब हर डिपार्टमेंट को देते हैं सर्विस और प्रोडक्शन, तब बोलते हैं उसको अपॉर्शनमेंट। नेक्स्ट है आपका which of the following cash deals with the principles and methods of determining production and operation overhead। अच्छा, प्रोडक्शन ओवरहेड के लिए नॉर्मली कैश 3 है, तो कैश 3 जो है, कैश 2 ये कैश 2 जो बात करते हैं कैपेसिटी का है, ये कैपेसिटी का है, हम बाद में इससे भी देख लेते हैं। तो कैश का जो लिस्ट है वो लिस्ट आपको याद होनी चाहिए, और एक बार मैं फाइल भी खोल लेता हूँ तो आसान रहेगा। तो कैश का एक बार देख के लेते हैं, कॉस्टिंग का है ना, तो कैश का एक बार लिस्ट भी याद रखते हैं कि किस को क्या बोलते हैं, एक बार वो भी शॉर्ट में लिख के ले लेंगे। जैसे जहाँ जहाँ जो जो नंबर है ना वहाँ वहीं पे लिख लेंगे तो ध्यान में रहेगा। तो कैश यहाँ पे जैसे लिस्ट है, कैश 1 क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो जैसे अभी ये रिकॉर्डिंग रहेगा, बाद में रिकॉर्डिंग देख के एक एक लिस्ट लिख लीजिएगा क्योंकि ऐसे भी काम में आएगा। पहला क्लासिफिकेशन पूछा कौन सा है, प्रोडक्शन का। प्रोडक्शन ओवरहेड कहाँ पे, कैश 3 ये वाला। ठीक है, तो प्रोडक्शन बाकी भी है, मैं इसको एक्सप्लोर कर देता हूँ कि बाद में आप रिकॉर्डिंग को पॉज करके एक बार लिख, जैसे छोटा छोटा जो चीज़ रहेगा एक बार लिख के लिया और बाद में वो भी डिस्कस करते रहेंगे कुछ भी। जैसे पहला हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, दूसरा हो गया कैपेसिटी का, तीसरा हो गया प्रोडक्शन ओवरहेड, चौथा हो गया कैप्टिव कंजम्पशन, पांचवा हो गया ट्रांसपोर्टेशन, छठा हो गया मटेरियल कॉस्ट जो हम मटेरियल पढ़ते हैं, सातवां एम्प्लॉय, आठवां यूटिलिटीज सर्विसेज इलेक्ट्रिसिटी वगैरह, नवा पैकिंग मटेरियल कॉस्ट, 10वां डायरेक्ट एक्सपेंसेस, 11 एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, 12 रिपेयर एंड मेंटेनेंस, 13 कॉस्ट ऑफ सर्विस, कॉस्ट सेंटर सर्विस से रिलेटेड, 14 पॉल्यूशन कंट्रोल कॉस्ट, 15वां सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, 16 डिप्रिसिएशन या अमोर्टाइजेशन। तो टेंजिबल एसेट में डिप्रिसिएशन होता है, इंटेंजिबल का अमोर्टाइजेशन होता है। 17 इंटरेस्ट एंड फाइनेंस चार्जेस, 18 रिसर्च एंड डेवलपमेंट, 19 जॉइंट कॉस्ट, 20 रॉयल्टी एंड टेक्निकल नो, 21 क्वालिटी कंट्रोल, 22 मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, 23 ओवरबर्डन रिमूवल कॉस्ट एंड 24 ट्रीटमेंट ऑफ रेवेन्यू कॉस्ट। इसमें एक क्वेश्चन तो, एक या दो क्वेश्चन तो पक्का आते हैं, 2 मार्क्स का, तो एकदम याद रखिए, सिर्फ हेडिंग पे आ जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कैश 3 बी।
Next, Hotel Dream House is having 250 rooms, of which 70% are normally occupied in summer and 40% are occupied in winter. Period of summer and winter be taken as 6 months each and normal days in a month assumed to be 30. What is the value of total occupied room days? आपको पूछा है रूम डेज बता, तो रूम डेज का फॉर्मूला क्या होता है? तो क्वेश्चन नंबर 1 का 3, तो अगर रूम डेज निकालना हो तो रूम डे का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? जितने रूम है और कितना दिन रहा, तो रूम डेज। इसका फार्मूला सबसे पहले है कि रूम कितने हैं, 250, नंबर ऑफ रूम्स स्टार्ट कर सकते हैं, नंबर ऑफ। अच्छा, इसमें भी दो अलग अलग पीरियड में बटा हुआ है ना, 70% है नॉर्मली एंड 40% आर ऑक्यूपाइड इन विंटर। तो इसमें आपको हो जाएगा पहले नंबर ऑफ रूम्स इनटू समर पीरियड, इन समर पीरियड, मैं पहले लिख देता हूँ फिर लिख दीजिएगा समर, और विंटर दो दिया है, समर जैसे 6 महीने है तो 6, ठीक है। तो पीरियड इन समर into percentage of occupancy plus number of rooms into period in, दूसरा है विंटर, है विंटर। एक बार आंसर मैच कर देता हूँ फिर लिख लीजिएगा, विंटर इंटू परसेंटेज ऑफ ऑक्यूपेंसी पीरियड। पीरियड की जगह मैं यहाँ पे एक चीज चेंज करता हूँ, ये ज्यादा सही वर्ड है, डेज। जो बच्चे रिकॉर्डेड लेक्चर भी देख रहे होंगे पहले एक बार पूरा क्वेश्चन का आंसर देख के पॉज करके बाद में लिख लीजिएगा, कुछ गलत नहीं होगा। डेज और डेज ये ज्यादा सही रहेगा। जैसे कि नंबर ऑफ रूम्स कितने हैं, 250 है, तो ये हो जाएगा सबसे पहले 250 इंटू समर में कितने दिन, तो 6 महीना हर एक 30 दिन का है, तो हो जाएगा 6 इंटू 30 इंटू 70% प्लस 250 इंटू 6 इंटू 30 इंटू 40%। देखिएगा तो कितना होता है, मल्टीप्लाई करते हैं इंटू 6 इंटू 30 इंटू 70%, 31500 प्लस कितना, 18,000, 49,500 हो रहा है क्या ऑप्शन में? 49,500, इसका आंसर आएगा 49,500 रूम डेज। जो रूम और डे एक साथ होता है अब लिख के लीजिए, इसको बोलते हैं रूम डेज, रूम और डेज को मल्टीप्लाई, ठीक है। सिंपल रहता है कि आपको कितने रूम्स हैं वो लेना है, फिर उस पीरियड में डेज कितने वो लेना है, और कितना परसेंटेज ऑक्यूपेंसी, ये सब आपको काम देगा। ट्रांसपोर्टेशन वगैरह में भी पैसेंजर वाला जो रहता है सब जगह वही।
नेक्स्ट क्वेश्चन। वही है, एक बार ये सब सारे क्वेश्चन अपने हाथ से अच्छे से लिख के ले लिया, वही है, वो बाद में एक बार एक फिर कॉपी बना लीजिएगा, उसमें अच्छे से और सुंदर से लिख लीजिएगा। उससे क्या होगा कि जब भी क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे और कुछ भूल गए तो वहां से देख सकते, और कोशिश करना है कि 100 में 100 सॉल्व करने का, और स्पीड के साथ कि 3 घंटे में धीरे धीरे करके स्पीड बढ़ाना है। ठीक है, नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ प्राइसिंग कॉस्ट लैग्स बिहाइंड द करंट इकोनॉमिक वैल्यू। अच्छा, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, बोला कौन सा मेथड ऐसा है जो कॉस्ट लैग, लैग मतलब पीछे रहना, इकोनॉमिक वैल्यूज, इकोनॉमिक मतलब जो करंट मार्केट प्राइस है, तो कॉस्ट कम होगा, मार्केट प्राइस ज्यादा होगा। कौन सा मेथड ऐसा है जिसमें कॉस्ट कम रहेगा, इकोनॉमिक वैल्यू उसका ज्यादा रहेगा? रिप्लेसमेंट कॉस्ट, वेटेड कॉस्ट, फीफो लिफो। मतलब आपका ज्यादा भी होगा तो कॉस्ट बोल रहा है कम रहेगा, उसका मार्केट वैल्यू ज्यादा रहेगा। कॉस्ट लैग्स बिहाइंड द करंट इकोनॉमिक वैल्यूज, मतलब कॉस्ट जो रहेगा, एक्चुअल कॉस्ट वो कम रहेगा, मार्केट वैल्यू उसका ज्यादा, इकोनॉमिक वैल्यू ज्यादा। इकोनॉमिक वैल्यू मतलब मुझे लग रहा है कि उसको जब बेचेंगे तो उसका मार्केट वैल्यू ज्यादा पैसे मिलेंगे। फिर वो FIFO से आता है ना, तो पहले कम भी होगा तो उसको ही इशू करेंगे। अच्छा, फीफो में तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, पहले आएगा तो पहले जाएगा, तो पहले अगर कम वाला है तो कम वाला जाएगा, ज्यादा है तो ज्यादा जाएगा। तो कॉस्ट कम हो सकता है। हाँ, लीफो में अगर मार्केट वैल्यू ज्यादा है तो लीफो मतलब मार्केट वैल्यू से जाएगा, ये मार्केट वैल्यू से जाएगा, और कॉस्ट कम होना चाहिए, कॉस्ट लैग्स बिहाइंड द। हाँ, तो लग रहा है सी जैसा ही, तो जो आपका है सी करेक्ट है। देखिए क्या हो रहा है इसमें, बस एक ही चीज याद रखना है कि ये वाला अभी का लेटेस्ट प्राइस रहेगा, मतलब मार्केट प्राइस, ये बोला है कि मार्केट नहीं, कॉस्ट वाला होना चाहिए। तो कॉस्ट में किस में हो सकता है, फीफो, पहले खरीदा हुआ है, अभी मान लीजिए कॉस्ट मार्केट प्राइस ज्यादा है और कॉस्ट कम होगा, तो ये वाला वेटेज तो दोनों का एवरेज हो जाएगा। और रिप्लेसमेंट कॉस्ट हमेशा कम होता है, ठीक है, तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट मतलब मार्केट प्राइस कम होता है हमेशा, ये वाला। तो कौन सा हो गया, ये हो गया सही। तो इसमें चारों को ध्यान में रखिएगा कि क्वेश्चन उल्टा कर देगा, उल्टा कर देगा तो फिर लिफो ले लेगा, ऐसा लेटेस्ट वाला। तो अगर बोलता है कि करंट इकोनॉमिक वैल्यू लैक्स कॉस्ट, तो लिफो, नहीं तो फिर सही। नेक्स्ट, a lorry starts with a load of 40 metric ton of goods from station A, it unloads 16 metric ton in station B। तो जैसे हम एक डायग्राम बनाते हैं, ये क्वेश्चन है आपका 5। ऐसे क्वेश्चन में हमेशा डायग्राम बनाने का आदत डालिएगा, पहले मैं बना देता हूँ फिर आप कर लीजिएगा। तो ये एक प्लेस है, ये ए है, ए से गए, स्टार्ट विथ ए लोड ऑफ मेट्रिक टन फ्रॉम गुड्स फ्रॉम ए, इट अनलोड 16 टन इन बी। तो यहाँ से टन कितना वेट उठाया उसने, 40 मैट्रिक टन, तो यहाँ से यहाँ 40 मैट्रिक टन के साथ गया बी तक, 40 मैट्रिक टन। उसके बाद उसने क्या किया, यहाँ पे खाली कर दिया 16 मैट्रिक टन, यहाँ पे 16 मैट्रिक टन गया, फिर बी से वो गया कहाँ पे, एंड बैलेंस इन सी। फिर ये यहाँ से मान लीजिए यहाँ गया, यहाँ पे 16 खाली किया, तो यहाँ पे कितना मैट्रिक टन बच गया, 24, ठीक है। फिर उसने क्या किया, ऑन रिटर्न ट्रिप इन इट रीचेज ए विथ ए लोड ऑफ 32 मैट्रिक टन, लोडेड एट सी विथ ए लोड ऑफ 32। तो यहाँ से यहाँ गया, इधर से इधर आया, हाँ, यहाँ से गया 32 मैट्रिक टन के साथ गया। द डिस्टेंस बिटवीन ए टू बी 40 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, बी टू सी 60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, एंड सी टू ए 80 किलोमीटर। आपको पूछ क्या रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन कमर्शियल मैट्रिक टन। अच्छा, कमर्शियल मैट्रिक टन में हमने क्या देखा था, कमर्शियल मैट्रिक टन का रूल याद है? अच्छा नहीं पढ़ा था, ठीक है बताता हूँ।
इसका फार्मूला लिख देता हूँ। इसका फार्मूला हो जाएगा आपका कमर्शियल मैट्रिक टन किलोमीटर इजकल टू कमर्शियल, यह डायग्राम बना लीजिए और फिर लिख दीजिएगा कमर्शियल मैट्रिक टन किलोमीटर इजकल टू सिंपल एवरेज ऑफ वेट, सिंपल एवरेज ऑफ वेट, जितना भी वेट है उसका सिंपल एवरेज लेंगे, सिंपल एवरेज ऑफ वेट इनटू टोटल किलोमीटर, टोटल किलोमीटर, मतलब यहाँ पे हो जाएगा आपका मैट्रिक टन 40 प्लस 24 प्लस 32 डिवाइड बाई 3 इंटू 40 प्लस 60 प्लस 80 इजकल टू, ये हो जाएगा इसका टोटल 32 इंटू इसका टोटल हो जाएगा आपका 180 और ये हो जाएगा टोटल 5760, 5760 टन किलोमीटर उसको बोलेंगे। ऐसे तो हमने ऊपर लिख ही दिया था टन किलोमीटर में मैट्रिक टन किलोमीटर। तो सिंपल एवरेज ऑफ वेट, सिंपल एवरेज ऑफ वेट इनटू टोटल किलोमीटर, जितना किलोमीटर है। जो दूसरा वाला आएगा तो वो भी देखेंगे, ये हो गया कमर्शियल, दूसरा अलग से देखेंगे। लिखा देखो हो जाए तो बता दीजिए, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया आपका बी, तो 5 का आंसर बी। नेक्स्ट, in a process 800 units are introduced during 23-24, 5% of input is normal loss, closing WIP 66% complete in 100 units, 660 units where are transferred to next process। आपको बोला इक्विवेलेंट प्रोडक्शन कितना हो जाएगा, तो कितना डाला 800 डाला, ठीक है। तो अपने को इक्विवेलेंट प्रोडक्शन निकालना है। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन के लिए नॉर्मल लॉस को कंसीडर नहीं करते, 5% को कंसीडर करेंगे नहीं करेंगे। तो यहाँ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन के लिए फार्मूला भी यूज कर सकते हैं, बड़ा टेबल नहीं बनाए तो भी चलेगा। तो 6 में क्या हो जाएगा, 6 इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, यहाँ पे सबसे पहले इजकल टू, ये देखेंगे कि नेक्स्ट प्रोसेस को कितना कंप्लीट किया है, वो तो 100% रहेगा। कितना गया 660 कंप्लीट ट्रांसफर नेक्स्ट प्रोसेस, ये तो पूरा का पूरा 660 रहेगा ही रहेगा, उसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। 660 प्लस 100 यूनिट्स जो है कितने कंप्लीट है, 60% कंप्लीट है, तो ये हो जाएगा 100 इंटू 60%, यहाँ पे 660 इंटू 100% करते तो ये आता है, और ये हो जाएगा 720 है क्या, 720 डी। तो 6 का आंसर रहेगा डी, लिख के ले लीजिए। नॉर्मल लॉस को काउंट नहीं करते, बस जितना नेक्स्ट प्रोसेस हो गया वो और क्लोजिंग। वैसा कोई ओपनिंग का रहता है अगर आधा, उसका भी लेते, वैसा कुछ दिया नहीं था, बचा हुआ बोलता 60% कंप्लीट है तो उसका कितना लेते 40%। प्रोडक्शन इज इक्वल टू when we transfer to next process, इसको फार्मूला के रूप में अगर लिखना है इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, लेकिन ये कभी कभी बदल सकता है, अगर चीजें बदल देगा तो सेम रहेगा तो फार्मूला काम करेगा, कुछ अगर ओपनिंग वगैरह दे दिया तो ये फार्मूला काम नहीं करेगा, देखेंगे तब। हाँ, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन इक्वल टू यूनिट्स introduced and completed, introduced
एंड कंप्लीटेड इंट्रोड्यूस्ड, इसको कॉमा दे सकते हैं, एक मैं लिख देता हूँ फिर आप लिखिएगा, इंट्रोड्यूस्ड completed and transferred to next process plus closing WIP, closing WIP into percentage completed, completed, बस ये percentage completed या percentage completion of closing WIP। अच्छा लास्ट टाइम जब रिवीजन कर रहे थे एग्जाम के पहले तो ये वाला क्वेश्चन छोड़ दिया था क्या पिछले बार, मैट्रिक टर्न वाला, ये वाला हमने एग्जाम के पहले सॉल्व किया था ना क्वेश्चन पेपर। अच्छा अच्छा ओके 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 ठीक है, लिखा हुआ तो 6 का आंसर आपका हो गया डी। नेक्स्ट 7, फॉलोइंग इन्फॉर्म इज अवेलेबल, ओपनिंग स्टॉक दे दिया है, क्लोजिंग स्टॉक दे दिया, मटेरियल कंज्यूम दे दिया, पूछ क्या रहा है इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो। तो सबसे पहले इन्वेंटरी टर्नओवर के रेशियो का फार्मूला लिखना है ऐसे क्वेश्चन में। क्या होता है इन्वेंटरी टर्नओवर का फार्मूला, इन्वेंटरी या इन्वेंटरी टर्नओवर मतलब रॉ मटेरियल टर्नओवर, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो इक्वल टू रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, वर्ड कंज्यूम आता है, परचेज दिया रहेगा तो कंजम्पशन निकालना पड़ेगा, ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक दिया रहेगा, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक रॉ मटेरियल इक्वल टू रॉ मटेरियल कंज्यूम आपका 31200 डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक ओपनिंग क्लोजिंग 4000 प्लस 6400, 4000 प्लस 6400 डिवाइडेड बाय 2, ये हो जाएगा 31200 डिवाइडेड बाय 4000 प्लस 6400 डिवाइडेड बाय 2, 5200 6 आंसर है 6 में सी, 7 का आंसर आएगा सी, लिख के ले लीजिए। ये सब वही है, प्रैक्टिस करते रहेंगे एग्जाम का क्वेश्चन अगर अच्छे से किया ना 10-15 का, मैंने कहा कि आराम से आपका एग्जामेशन कहीं नहीं जाएगा, प्रैक्टिस से उससे क्या होता है दिमाग भी शार्प होता है बार बार करेंगे तो। कॉस्टिंग में वही है कि चीजें प्रैक्टिस करने से आपको चीजें ज्यादा दिमाग को समझ में आती है, ये याद रखें, अपने को लगता है कि ये तो आ गया, मैंने कहा नहीं आप बार बार कीजिए, भले आ गया खूब कीजिए, फास्ट कीजिए जितना फास्ट कर सके। देखिए घर पे भी ये प्रैक्टिस करते रहिए फार्मूला सब। नेक्स्ट, when PV ratio is 20% and margin of safety is 30%, profit is dash percent of sale। अब देखिए ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो इसमें क्या है पीवी रेशियो आपका दिया है 20%, मार्जिन ऑफ सेफ्टी 30%, व्हाट इज द डैश परसेंटेज ऑफ सेल्स, प्रॉफिट सेल्स का कितना परसेंटेज है। अब इसको निकालने के लिए अलग अलग फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, तो जैसे 8 में तो एक तो एमओएस का फॉर्मूला क्या होता है, एमओएस इज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो,
6. पीवी रेशियो, तो उन्होंने प्रॉफिट का परसेंटेज पूछा है, ठीक है। और अगर एमओएस का परसेंटेज निकाला जाए, ठीक है, अगर एमओएस उन्होंने क्या बोला है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो इज 30%। 30% किसका होता है, सेल्स का होता है। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैसे निकलता है, सेल्स इनटू परसेंटेज ऑफ एमओएस, परसेंटेज ऑफ एमओएस कर देता हूँ, इजकल टू, उन्होंने क्या पूछा है, प्रॉफिट इज, ओके, तो यहाँ पे हम पहले प्रॉफिट निकाल लेते हैं, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे एक चीज करते हैं, इसको बहुत ढंग से किया जा सकता है, ठीक है। अगर हम सेल्स को एक्स मान लें तो क्या होगा, लेट सेल्स बी एक्स, ठीक है। तो सेल्स को एक्स मान लें तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना हो जाएगा, यह सेल्स को 100 मान लेते हैं, एक्स के, अच्छा यहाँ पे क्या रहेगा, देखिए कभी 100 मानना अच्छा रहेगा, 100 रुपया मान लिया, ठीक है। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी उन्होंने कितना दिया है, 30% इज 30%, दैट इज 30 रुपीज हो जाएगा एमओएस, ठीक है। और आपको पीवी रेशियो दिया है, तो यहाँ पे प्रॉफिट निकल जाएगा, प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एमओएस इंटू पीवी रेशियो इजकल टू 30 इंटू 20%, जो आपने पहले बोल दिया था वो मैं प्रूफ करके बता रहा हूँ कैसे, 6, हेंस परसेंटेज प्रॉफिट पूछ रहा है, सिर्फ प्रॉफिट नहीं पूछ रहा है, क्योंकि अमाउंट संयोग से वही आएगा, क्योंकि 100 रुपया मैंने माना है, तो सो परसेंटेज प्रॉफिट क्या हो जाएगा, इजकल टू 6 डिवाइडेड बाय 100, प्रॉफिट डिवाइड सेल्स इंटू 100 इजकल टू 6%, ऐसे। तो ये 6% इसका आंसर हो जाएगा, हाँ तो भी चलेगा, लेकिन कभी कभी गड़बड़ भी हो सकता है, तो कंसेप्ट भी क्लियर रखिए, राइट, चलिए वो भी चलिए। पर 100 मान के कभी कंफ्यूजन हो जाए तो 100 क्रॉस चेक कर सकते, ये भी एक लिख के लीजिए, कभी कभी आपको काम में आ जाएगा। जो आपने किया वो भी सही है, सीधा फार्मूला के रूप में यूज किया तो भी चलेगा। तो जो आपने बताया सीधा फार्मूला यूज करेंगे, परसेंटेज प्रॉफिट ऑन सेल्स इक्वल टू परसेंटेज एमओएस ऑफ सेल्स इनटू पीवी रेशियो, तो सीधा आ जाएगा, ठीक है। सिर्फ इसमें दोनों परसेंटेज में रहेगा, एक को परसेंटेज में लेना है, एक को फिगर लेना है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। जैसे इस केस में ये अगर 30 इंटू 20%, या 30% लिखना ऐसे है, पर 30 इंटू 20% करना है, एक को कांस्टेंट रखना है, इसको 30 ऐसे भी लिखना है, इसको 20% करना है, फिर ये आ जाएगा 6%, ऐसा दोनों को परसेंटेज करेंगे तो पॉइंट में आ जाएगा। तो एक को फिगर लेना है, एक को परसेंटेज में, ये भी सही, ठीक हो गया। नेक्स्ट ये आपका आ गया 8, 9, इन P Limited, labor force at the beginning of July 23 was 3,800, at the end of the July 4,200, मतलब आपको ओपनिंग और क्लोजिंग दे दिया, यहाँ से एवरेज निकल जाएगा। ड्यूरिंग द मंथ 50 वर्कर्स लेफ्ट while 80 वर्कर्स were discharged, अच्छा 50 छोड़ के गए, 80 को कंपनी ने निकाल दिया। 560 वर्कर were engaged in, out of which 60 were appointed in the vacancy created by number of workers। इसमें देखिए एक बार शुरू से बताता हूँ, ओपनिंग दिया हुआ है, क्लोजिंग दिया हुआ है, और आपको 50 छोड़ के गए, 80 को कंपनी निकाल दिया, तो टोटल कितने छोड़ के गए, सेपरेशन ये दोनों में 130 हो गए, और नए आए कितने 560 एडिशन हो गए, और ये रिप्लेस हो गए 60। अब देखते हैं उन्होंने, तो जो दूसरे के जगह पे आते हैं उसको रिप्लेसमेंट separate, and the rest on account of expansion scheme. On the basis of above information, labor turnover ratio of firm flux method is, अच्छा फ्लक्स मेथड में क्या फार्मूला है, 1/2, तो लेबर टर्नओवर रेशियो फ्लक्स मेथड, इसके दो फार्मूले हैं, इन्होंने कौन सा वाला यूज किया था, शायद रिप्लेसमेंट का किया था, एडिशन का उन्होंने कुछ बोला नहीं तो आपको
एडिशन वाला यूज कीजिएगा, तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू हाफ एडिशन, नंबर ऑफ एडिशन, अच्छा सही वर्ड है, प्रॉपर ढंग से लिख देता हूँ, नंबर ऑफ एडिशन प्लस नंबर ऑफ सेपरेशन, नंबर ऑफ एडिशन प्लस number of separation whole divided by average number of workers, average number of workers into 100, तो ये हो जाएगा हाफ एडिशन आपको दिया हुआ है, एडिशन 560, सेपरेशन 50 प्लस 80 130, 560 प्लस 130 डिवाइडेड बाय ओपनिंग 3800 क्लोजिंग 4200 डिवाइडेड बाय 3800 प्लस 4200 डिवाइडेड बाय इंटू 100, ये हो जाएगा 560 प्लस 130 डिवाइड बाई 2 345 डिवाइड बाई 4000 इंटू 100, 8.63%, राउंड करेंगे 8.63%, जो कि इनका ये आंसर है डी, तो 9th का आंसर डी। तो कभी कभी आंसर मैच नहीं होगा तो दोनों मेथड ट्राई कर लिया कीजिएगा, आंसर का कोई भरोसा नहीं रहता। नेक्स्ट, ये ऑब्जेक्ट करने में ज्यादा टाइम जाता है, ऑब्जेक्ट जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं है ना तो अटक जाएंगे एकदम, मतलब पेन उठा कैंसिल किया फटाक से आना चाहिए, स्पीड इतनी चाहिए। इसलिए कॉस्टिंग में मैंने कहा कोई भी सब्जेक्ट में जब तक आपका जबरदस्त प्रैक्टिस नहीं है आप आंसर 60 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम से नहीं ला सकते, उसके एक दो गलत हो जाता है तो और मार्क कम होता है, मतलब 70 80 का अच्छा लिखेंगे तो आएगा। If an organization has all the resources it needs for production, then the principal budget factor is most likely to be, मतलब आपको जो भी रिसोर्सेज है, रिसोर्सेज में कोई कमी नहीं है, लिमिटिंग फैक्टर नहीं है, तो बजट फैक्टर क्या हो सकता है, प्रिंसिपल बजट फैक्टर क्या हो सकता है फिर? अच्छा देख के तो लग रहा है कैश, बाकी चीज में तो रॉ मटेरियल अपना कोई दिक्कत ही नहीं है, लेबर अपने पास काफी है, रॉ मटेरियल काफी है, सेल्स डिमांड कैश, अच्छा इन दोनों में सेल्स हो सकता है क्योंकि प्रोडक्शन का सब कुछ है, पर अगर डिमांड ही नहीं है तो हम क्या करेंगे? तो देख के क्या लगता है आंसर समझ में आया क्वेश्चन? हम प्रोडक्शन कर सकते हैं, जितना भी यूनिट चाहिए हम बना सकते हैं, लेकिन अपने पास क्या होना चाहिए, डिमांड या कैश, इन दोनों में कोई एक चीज देखते हैं। इन्होंने क्या 10th का आंसर क्या लिखा है, 10th का बी, हाँ सेल्स, मतलब जैसे मैं, मेरा सब सेटअप रेडी है, सब कुछ है, अब बच्चे ही नहीं आएंगे तो मैं क्या करूँगा? तो सिर्फ सब कुछ होने से नहीं है, बच्चे तो आने चाहिए ना, ऐसे प्रोडक्शन के लिए सब कुछ है, हम प्रोडक्शन कर सकते हैं, लेकिन डिमांड तो होना चाहिए, आया समझ में? नेक्स्ट, द सम ऑफ डायरेक्ट लेबर, यह है ना समझ में कि सेल्स फैक्टर है, क्योंकि अपने पास सब कुछ रेडी है पर डिमांड चाहिए, अगर डिमांड नहीं है तो फिर हम प्रोडक्शन करके कोई फायदा नहीं हो जाएगा, इसलिए प्रिंसिपल बजट फैक्टर हो गया कि अपने पास डिमांड चाहिए। देन द सम ऑफ लेबर, डायरेक्ट लेबर एंड फैक्ट्री ओवरहेड इज टर्म्ड एट, अच्छा डायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड को जोड़ के क्या आता है? नहीं उसमें मटेरियल भी आता है, यहाँ पे उन्होंने मटेरियल नहीं बोला है, मटेरियल नहीं है इसमें, देखिए मटेरियल प्लस लेबर ये मिलकर प्राइम कॉस्ट मिलता है, प्लस फैक्ट्री जोड़ते हैं तो क्या बनता है फैक्ट्री कॉस्ट, पर मटेरियल नहीं है, तो जब मटेरियल नहीं रहता है तो बाकी लेबर और ओवरहेड ये मिलके कन्वर्सन कॉस्ट बनता है, ये डी, तो कन्वर्सन कॉस्ट में ये आता है, कभी कभी मटेरियल भी ये लोग डाल देते हैं पर वो सही नहीं है, एक्चुअली कन्वर्सन कॉस्ट बोले तो इजकल टू ये लेबर कॉस्ट प्लस ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड, लेबर कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड 11 कन्वर्सन कॉस्ट इजकल टू, ध्यान में रखिएगा, अपॉर्चुनिटी को
क्या बोले? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऐसा कॉस्ट है जो कि अगर दो अपने पास डिसीजन लेना है, ठीक है, दो डिसीजन में से अगर एक डिसीजन हम लेते हैं तो दूसरा जिसको छोड़ते हैं वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाता है। जैसे बताता हूँ आपको, दो जगह से नौकरी का ऑफर है, एक 10 लाख दे रहा है, एक 12 लाख दे रहा है। आपने 10 लाख वाला नौकरी चूज किया तो 12 लाख आपके लिए क्या हो जाएगा? कॉस्ट हो जाएगा। आपने उसको छोड़ा, सेक्रीफाइस किया, ठीक है। जैसे कि बेसिक एग्जाम्पल बताता हूँ, मान लीजिए फैक्ट्री में एक जगह है, ये डिसीजन मेकिंग के लिए फाइनल में ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर बताता हूँ कि मान लीजिए अपने पास जगह खाली है, ठीक है, फैक्ट्री में एक जगह खाली है, अगर मैं खुद का प्रोडक्शन करता हूँ तो जगह यूज करता हूँ। मान लीजिए अपने को एक ऑर्डर आया है किसी का, और हम अगर वो फैक्ट्री का जगह खुद यूज करेंगे तो अपना क्या हो जाएगा, वो जगह ऑक्यूपाई हो जाएगा। नहीं तो मैं वो किसी को रेंट पे दे सकता हूँ। मेरे पास अगर मान लीजिए कि अगर वो खाली है तो मैं रेंट पे दे दूंगा, 10,000 रुपया रेंट मिलेगा। लेकिन अगर मैं खुद प्रोडक्शन करता हूँ, किसी का ऑर्डर आया है तो यूज करूंगा, तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, 10,000 अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाएगा। क्योंकि इतना हम कमा सकते थे, एक डिसीजन लिया उसके कारण नहीं कमा पा रहे। तो अगर कोई दो डिसीजन में से एक डिसीजन लेते हैं जिसके कारण दूसरा कमाई का नुकसान हो जाता है, उसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी। ऐसा है, ठीक है, मतलब वो एक्चुअल नहीं होता है, नेशनल होता है। जैसे कि अगर आप अपना बिजनेस करते हैं तो आप दूसरे जो कमाते हैं सैलरी, वो आपके लिए क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। वो भी आपको प्रोडक्ट कॉस्ट में क्या करना चाहिए, ऐड करना चाहिए। नहीं तो आपका, मान लीजिए दूसरे 50,000 कमाते, तो अगर आप जोड़ेंगे नहीं तो आपका तो कुछ है ही नहीं। वो तो इनकम होना चाहिए कम से कम। सब मिला के 50,000 बाहर कमाते और आप कोई बिजनेस करके 50,000 नहीं कमा रहे, तो आप नुकसान में है, निगेटिव है। आपको अगर 40,000 का इनकम है और 50,000 का जॉब छोड़ के 40,000 कमा रहे हैं, तो वो आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कॉस्ट 50,000 हो गया, इनकम 40,000 हो गया, नेट लॉस हो गया। डायरेक्ट कॉस्ट तो सीधा है, सन कॉस्ट, हिस्ट्री कॉस्ट, जो डूब गया कोई मशीनरी खरीदा था। नेक्स्ट, RST and company has set up a laboratory for testing of products for compliance with standard। अच्छा, स्टैंडर्ड के अनुसार उनको एक लेबोरेटरी, टेस्टिंग लेबोरेटरी लगाए, उनको बनाना पड़ा। सैलरी ऑफ हिज दिस लेबोरेटरी स्टाफ इज पार्ट ऑफ, अच्छा इनको सैलरी दिया, टेस्टिंग जरूरी था। ये कौन सा आएगा, डायरेक्ट एक्सपेंस आएगा, वर्क्स ओवरहेड आएगा, क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट आएगा, या रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट आएगा? इनका कहना है कंप्लाइंस विद स्टैंडर्ड। अच्छा, किसी स्टैंडर्ड के कारण आपको क्या करना पड़ रहा है, कॉस्ट करना, इनकर करना पड़ रहा है। तो ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट तो नहीं होगा, रिसर्च के लिए तो नहीं है। सेटअप ए लेबोरेटरी फॉर टेस्टिंग ऑफ प्रोडक्ट फॉर कंप्लायंस विद द स्टैंडर्ड। अच्छा, रिसर्च जब होता है जब कोई नया प्रोडक्ट बनाते, वो तो नहीं है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस तो नहीं है। क्वालिटी कॉस्ट थोड़ा कंफ्यूजिंग इसमें, सी। अच्छा, ये क्वालिटी के लिए है, क्योंकि कंप्लायंस का प्रोडक्ट का क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, इसलिए क्वालिटी। रिसर्च भी नहीं है, वर्क्स ओवर, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो ये है क्वालिटी। क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए एक सरकार ने बोला है, या स्टैंडर्ड ने बोला है कि ये इसका, ये इस स्टैंडर्ड का प्रोडक्ट होना चाहिए, इसलिए आप टेस्टिंग करें। तो क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए जो टेस्ट कॉस्ट होगा, क्वालिटी, ठीक है। ये सेम क्वेश्चन आएगा एग्जाम में अगर आएगा। नेक्स्ट, अ कंपनी रिक्वायर्स 1 लाख यूनिट्स ऑफ आइटम एनुअली। अच्छा, 1 लाख रुपया, 1 लाख यूनिट्स उनको लगता है। द कॉस्ट पर यूनिट इज 10 रुपीज, ऑर्डरिंग कॉस्ट 500 पर ऑर्डर, एंड इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट 50% पर यूनिट पर एनम। ईओक्यू ये तो कर सकते हैं, कितना होगा ईओक्यू 13 का? ईओक्यू स्क्वायर रूट ऑफ 2AO डिवाइडेड बाय सी, जहाँ की ए दिया हुआ है एनुअल डिमांड 1 लाख, देख लेते हैं। सी कॉस्ट पर यूनिट का 50%, 10 रुपये का 50%, 10 इंटू 50%, 5, और ओ दिया हुआ है ऑर्डरिंग कॉस्ट 500 रुपये। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 लाख इंटू 5 डिवाइडेड बाय, सॉरी 500 डिवाइडेड बाय 5, कितना है, 2 इंटू 1 लाख इंटू 500 डिवाइडेड बाय 5 स्क्वायर रूट 4472, 4472 बी। 13 का आंसर हो जाएगा आपका डी, निकला। नेक्स्ट, which of the following method is used for evaluation of equivalent production when prices are fluctuating in the market?
अच्छा प्राइस कांस्टेंट नहीं है तो कौन सा मेथड ज़्यादा अच्छा रहेगा? देखे तो वेटेज लगता है, इसका तो याद ही करना पड़ेगा। फोर्थ कंट्री तो वेटेड एवरेज तब यूज करना अच्छा है जब आपका प्राइस कभी ज़्यादा है कभी कम, फ्लक्चुएट कर रहा है, तो एवरेज ये पता चलता है। ठीक है, क्योंकि अगर फीफो लिफो यूज करेंगे तो कॉस्ट कभी बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा, इससे अच्छा है वेटेड एवरेज यूज कीजिए। और नॉर्मल प्राइस में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं है, मतलब एक 2 महीने के बाद प्राइस चेंज होता है, 3 महीने के बाद होता है, अचानक कम ज़्यादा नहीं होता है, तो कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। लेकिन फ्लक्चुएशन के लिए ये वर्ड याद रखिएगा, वेटेड एवरेज। नेक्स्ट, in the year 23-24 X and company used 2820 kg of metal at a total standard cost of 11, total standard cost मतलब ये SQ into SP दे दिया है, इस केस में देखते हैं तो 15th में आपको SQ into SP दे दिया है, स्टैंडर्ड कॉस्ट दे दिया है, कितना दे दिया है आपको 11562। ये छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत टाइम लेते हैं, देखा ना, आपका प्रैक्टिस चाहिए। यूज्ड इतना केजी ऑफ मेटेरियल एट द टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ इतना, तो एक्चुअल ये आपको एक्चुअल क्वांटिटी दे दिया 2820, एक्चुअल क्वांटिटी 2820। मेटेरियल यूसेज वैरिएंस इज 123 फेवरेबल, आपको दे दिया मेटेरियल यूसेज वैरिएंस MUV दे दिया 123 फेवरेबल, मतलब प्लस में, तो ऐसे लिखेंगे तो आपको माइनस नेगेटिव बता माइनस में लिखते। इन द अबव केस स्टैंडर्ड वेट ऑफ मटेरियल SQ पूछ रहा है, SQ कितना होगा, SQ इज इक्वल टू व्हाट, तो फार्मूला में अगर हम डाल दें तो मेटल यूसेज वैरिएंस का फार्मूला क्या होता है, मेटल यूसेज वैरिएंस इज इक्वल टू SP SQ माइनस AQ, ब्रैकेट खोल देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 123 SP इंटू SQ माइनस SP इंटू AQ। तो इस केस में ये तो दिया SP ये दिया है, ये 123 इज इक्वल टू 11562 माइनस SP इंटू AQ, एक्चुअल क्वांटिटी 2820, यहाँ से SP निकल जाएगा, तो पहले अभी इसको इस साइड माइनस से इधर लेके आएंगे, तो 2820 SP इसको 11 ये इधर जाके माइनस हो जाएगा 123, इस ये निगेटिव था, इधर आके प्लस हो गया, और ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, इसलिए SP इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसमें से ये माइनस कर देंगे 11562 माइनस 123 1143 डिवाइडेड बाय 2820 4.056 आ रहा है। देखते हैं आया था क्या, तो देखते हैं, लेकिन अभी ये आंसर नहीं निकला, ये तो अभी बाकी है। 4.056 देखते हैं, 4.056 अपने को पूछ रहा है SQ कितना होगा, तो SQ इंटू SP ये कितना दिया हुआ है 11562, ठीक है। सो SP अपने को पता है, SQ क्या हो जाएगा 11562 डिवाइड बाय 4.056, 11562 डिवाइड बाय 4.056 2851 है क्या ऐसा, 2850 बी 28 राउंड में 2850 और राउंड में आ रहा है, बट ठीक है, क्योंकि उसके आसपास तो कोई है ही नहीं, तो आपका ये आया समझ में फार्मूला। दो और फार्मूला यूज किया, सबसे पहले हमने SP निकाला, बाद में SQ इंटू SP ये तो दिया हुआ था, तो SQ इजकल टू ये डिवाइड बाई SP 4 पॉइंट लिख के ले लीजिएगा ऊपर से। इसको दूसरे ढंग से भी कर सकते हैं, बाद में इसको अलग फार्मूले से भी ट्राई कीजिएगा। अच्छा यूसेज वैल्यू दिया हुआ है, दूसरा एस वाला फार्मूला एक साथ तो यूज नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, ये भी तरीका सही है।
मैं तो इसका दूसरा तरीका भी बता सकता हूँ कि जिससे आपको राउंड में निकल जाएगा। तो पॉइंट में आता है, कभी कभी डर लगता है कि क्यों होगा, सही होगा, बट ऐसा कुछ नहीं हो सकता है possible। हुआ लिखा। एक ही शांति से एक बार फिर से घर पे कर लीजिएगा तो समझ में आएगा क्या क्या नहीं किया। ठीक है, ये हो गया ए पार्ट। बी पार्ट, अगला क्वेश्चन है PQR and company is an advertising agency which has received an inquiry to submit the quotation। quotation submit करना है, मतलब आपको कॉस्ट शीट बनाना है। bill of material prepared by the production department for the quotation states the following requirement of material। तो ये आपको तीन तरह का मटेरियल लगेगा, पेपर लगेगा, इंक लगेगा, बाइंडिंग लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट, some photography is required for job, the agency does not have a photographer, he decide to hire मतलब हमेशा डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है, ये आपका क्या हो गया, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आ जाएगा। हायर चार्जेस 20,000 टू हिम। एस्टिमेटेड जॉब कार्ड प्रिपेयर बाय द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट स्पेसिफाई द सर्विस ऑफ फॉलोइंग एम्प्लॉइज, आपको ये तीन एम्प्लॉय का दे दिया, लेबर कॉस्ट एंड प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट, ये भी आ जाएगा आपका डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट में। प्राइमरी पैकिंग डायरेक्ट मटेरियल में आता है, सेकेंडरी ओवरहेड में जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन में आ जाएगा। will be required 6,000 production overhead 40% of prime cost secondary factory distribution, selling and distribution वो भेजने के काम में आता है, तो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में चाहेंगे तो लिख दीजिएगा किस, प्राइमरी पैकिंग डायरेक्ट मटेरियल, प्राइमरी एमसीक्यू में भी आ सकता है, प्राइमरी पैकिंग ये डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, ये डायरेक्ट मटेरियल में आएगा, एंड सेकेंडरी पैकिंग सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब वो डिस्ट्रीब्यूशन है पर जब दोनों एक साथ करते हैं तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, अलग अलग पूछेगा तो डिस्ट्रीब्यूशन याद रखिएगा, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, तो ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। ठीक है, ये आपको दे दिया। प्रोडक्शन ओवरहेड प्राइम कॉस्ट का 40%, while the selling and distribution overhead are likely to be 20% of production cost। प्रोडक्शन कॉस्ट मतलब फैक्ट्री कॉस्ट, ये जोड़ने के बाद जो आएगा उसका 20% सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। एजेंसी वर्क्स 25 days in a month, 6 hours a day, एजेंसी एक्सपेक्ट 20% प्रॉफिट ऑन कोटेड प्राइस, कोटेड प्राइस का 20%, तो कोटेड का 20% मतलब कॉस्ट का कितना, कोटेड मतलब सेल, सेल का 20% तो कॉस्ट का 25%, वो रूल याद रखिएगा। तो कोटेड प्राइस मीन सेल प्राइस, याद रखिएगा, कोटेड प्राइस मतलब यहाँ पे सेलिंग प्राइस, ये ध्यान रखिएगा, सेलिंग प्राइस है 20% ऑन, अच्छा सेलिंग प्राइस, एक सेकेंड, तो अगर प्रॉफिट है, अगर आपको दे दिया प्रॉफिट तो सेलिंग प्राइस मीन्स कोटेड प्राइस, ये आपको समझने के लिए, कोटेड प्राइस को आप सेलिंग प्राइस मान के चलिएगा। प्रॉफिट ऑन सेल्स 20%, देन प्रॉफिट ऑन कॉस्ट कितना हो जाएगा, प्रॉफिट ऑन कॉस्ट 25%, ये रूल याद रखिएगा। ठीक है, फार्मूला क्या हो जाता है,
जब सेल से कॉस्ट पे आना हो 20 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 20 इंटू 100, और जब उल्टा जाना हो तो नीचे प्लस, बस छोटा सा ये एकदम भूलना नहीं, ठीक है। ये आ जाएगा आपका 25। हो गया। अपने को क्या बनाना है, प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट कॉस्ट शीट बनाना है, कोटेशन प्राइस, तो हेडिंग दे देंगे कैलकुलेशन ऑफ कोटेशन प्राइस। क्वेश्चन नंबर 2A, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट शोइंग कोटेशन प्राइस। यही देखिए एग्जाम में यही लिख देने का जो उन्होंने पूछा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट शोइंग कोटेशन प्राइस, मतलब प्रॉफिट भी दिखाना है, कोटेशन प्राइस भी दिखाना है। पर्टिकुलर्स रुपीज, दो कॉलम बना सकते हैं रुपीज का, अच्छा रहेगा। पहले डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, इसमें आ जाएगा 4। सबसे पहला आ जाएगा आपका ऊपर से पेपर रिंग्स, पेपर रिंग, स्पेलिंग REAMS, पेपर रिंग। कितना पेपर रिंग, 20 इंटू 2200, 20 इंटू 2200, 44,000। देन आपका दूसरा है इंक एंड अदर प्रिंटिंग मटेरियल, इंक अदर प्रिंटिंग मटेरियल, ये आपको दिया हुआ है 8,000। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है बाइंडिंग मटेरियल, बाइंडिंग मटेरियल मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, आप डिटेल में बाद में लिख लीजिए, 4,000। एंड प्राइमरी पैकिंग, प्राइमरी पैकिंग, प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट, ये आपको दिया हुआ है नीचे 6,000। ये सब क्वार्टर कॉलम में लिख देंगे, 44,000 प्लस 8,000 प्लस 4,000 प्लस 6,000, 62,000 मटेरियल कॉस्ट। देन लेबर कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, कुछ नहीं समझ में आया तो पूछते भी चलेगा। ठीक है, लेबर में 3 तरह का लेबर है। आर्टिस्ट 18,000 पर मंथ है, 80 घंटे उसने काम किया, पर महीने में कितने आवर्स है, तो 25 दिन काम होता है, 6 घंटे हर दिन होता है, 25 इंटू 6 150, 25 इंटू 6 150 आवर्स टोटल है। उसमें से 80 घंटा वो किसको दे रहा है, इसको दे रहा है, तो सीधा अपने को पता है 150 के लिए 18,000, तो 80 के लिए कितना, तो हो जाएगा आर्टिस्ट, आर्टिस्ट ये हो जाएगा आपका 18,000 इंटू 80 डिवाइड बाई 150, 18,000 इंटू 80 डिवाइड बाई 150, 9,600। दूसरा कॉपी राइटर, कॉपी राइटर ये भी हो जाएगा आपका 15,000 इंटू 75 डिवाइड बाई 150, ये सीधा आ जाएगा 7,500। तीसरा जो व्यक्ति है वो कौन है, क्लाइंट सर्विसिंग, ये उनकी सैलरी कितनी है 13,500 इंटू कितने घंटे उसने इस पे काम किया 30, 30 डिवाइड बाई 150, 13,500 इंटू 30 डिवाइड बाई 150, 2,700।
इसका टोटल हो जाएगा प्लस 7,500 प्लस 9,600 19,800, ये आपका लेबर कॉस्ट हो गया। देन डायरेक्ट एक्सपेंसेस, हायर चार्जेस, देन हायर चार्जेस, हायर चार्जेस कैमरा या जो नाम है, क्या नाम है, फोटोग्राफी चार्जेस लिखा तो भी चलेगा, फोटोग्राफी चार्जेस। उसमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट लेबर में डायरेक्ट एक्सपेंसेस इसके नीचे लिखेंगे, खुद का रहता तो लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, फोटोग्राफी चार्जेस, फोटोग्राफी, ठीक है। खुद का वर्कर अगर काम करता है तो उसको डायरेक्ट लेबर बोलते हैं, बाहर से किसी को लिया तो डायरेक्ट एक्सपेंस बोलते हैं, लेबर नहीं बोलते। फोटोग्राफी चार्जेस, ये कितना हो गया आपका 20,000। अच्छा, किसी क्वेश्चन में 10 हुआ करता था, यहाँ पे 20 है, थोड़ा चेंज, ठीक है। ये हो गया, सबको जोड़ देंगे प्राइम कॉस्ट, ये हो गया प्राइम कॉस्ट 98 प्लस 20 प्लस 62,000, 1,01,800, 1,01,800। इन्होंने इसका सॉल्यूशन में सॉल्व किया है कि शॉर्टकट मार दिया, हाँ ये आया 1 लाख। अब इसका 20% प्रोडक्शन कॉस्ट है, तो जो प्रोडक्शन कॉस्ट उन्होंने क्या बोला है 20%, अच्छा ये प्रोडक्शन ओवरहेड 40% ऑफ प्राइम कॉस्ट एट प्रोडक्शन ओवरहेड। अच्छा, प्रोडक्शन ओवरहेड का 4-5 नाम है, चाहे वर्क्स ओवरहेड बोलिए, प्रोडक्शन ओवरहेड बोलिए, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड बोलिए, सब फैक्ट्री ओवरहेड एक ही बात है। एट प्रोडक्शन ओवरहेड, प्रोडक्शन ओवरहेड at the rate 40% on prime cost, 40% on प्राइम कॉस्ट, क्या हो जाएगा 1,01,800 इंटू 40%, 4720, और ये हो जाएगा प्लस 142,520, 142,520, ये हो गया आपका फैक्ट्री कॉस्ट या प्रोडक्शन कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट। एड इसमें आपका एडमिन नहीं है तो सिर्फ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ले लेंगे, कुछ कर भी नहीं सकते। सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन आर 20% ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, सेलिंग एंड मतलब यही फैक्ट्री कॉस्ट भी हो जाएगा, यही आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी हो जाएगा। धन्यवाद। फैक्ट्री कॉस्ट ऑब्लिक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि एडमिन नहीं है, ये आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो गया। सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड 20% है उसका, एट द रेट 20% ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट, 20% ऑफ, जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तब आपको समझ में आता है अरे ये नहीं है तो उसी को ये बोलेंगे वो बोलेंगे ऐसा, ठीक है। तो 20% ले लेंगे, 145 142 142,520 इंटू 20%, 28,504, 28,504, ये आ गया COS, कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स प्लस 142,520, 1710 171024। अभी मैं एलिफेंटा का एक दिन बात कर रहा था, एलिफेंटा घुमाने लेके जाएंगे बच्चों को, अभी कल परसों नाव डूब गया है उधर मुंबई में, नहीं अच्छा है नहीं देखते। वो एलिफेंटा के लिए जहाज जा रहे थे, सेना वाले का, नेवी वाले का जहाज का प्रैक्टिस था, ठोकर मारा, डूब गया, 13 लोग मर गए। खतरनाक है, कोई कोई कुछ सोचा तो कॉस्ट ऑफ सेल्स इतना आ गया 171, और फिर कोटेड प्राइस। अब इसमें देखिए कि हमने पहले निकाल लिया था कितना, ऊपर हमने लिखा था कि कॉस्ट का, सेल का, कोटेड प्राइस का 20%, मतलब सेल का, कॉस्ट का कितना 25%, इसलिए एड प्रॉफिट 25%, इसलिए एड प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट। या दूसरा तरीका ये याद रखिएगा कि जब कोटेड प्राइस, यहाँ पे कोटेड प्राइस ये 100 रुपया रहेगा, ये 20 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 80, 80% इतना
तो 100% कितना, 20% कितना, ऐसे भी निकाल सकते हैं। बहुत तरीका है, बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं, बहुत सिंपल है, दोनों में से कोई लॉजिक यूज कीजिए। तो अगर ये निकालना हो तो एक रूल याद रखिए, ये 80% है, टोटल कितना करना है 171,024 डिवाइड बाई 80%, सीधा आ जाएगा। जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे बस कुछ नहीं करना है, सीधा ये निकल गया, इसका 20% ये आ जाएगा, तो डिवाइडेड बाई 80%, ये आ जाएगा 213,780 और इसका 20% 42,756, कैसे भी निकाल लीजिए, हो गया खत्म। ये तो पूछा था। तो अगर आपको इसको पूरा रटा हुआ नहीं है तो बहुत टाइम जाएगा, 7 मार्क्स का क्वेश्चन है, जबकि ये 10-12 मार्क्स का क्वेश्चन है, कॉसिट 10 मार्क्स का क्वेश्चन होना चाहिए। तो उन्होंने मैंने कहा कि बच्चों का जो लेवल है और जो ढंग से अपने इंस्टीट्यूट क्वेश्चन पूछ रही है, अगली बार पैटर्न चेंज करने वाले हैं ये लोग। 40% हार्ड क्वेश्चन देंगे, 60%, 30% थोड़ा इजी देंगे, 30% उससे थोड़ा ज़्यादा टफ देंगे और 40% ज़्यादा टफ देंगे। तो प्रैक्टिस, ठीक है, लिख बस हो गया, ये आंसर। तो फाइनल आंसर आपका 2137, प्रॉफिट 42756। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका, द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स फॉर द फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई 23 रिलेट टू RST 3 वर्कर्स एम्प्लॉयड इन सन लिमिटेड। तो 3 वर्कर का कहानी आपको दिया हुआ है, ठीक है। पहले जॉब कंप्लीटेड कितना किया, तीनों का दिया हुआ है। आउट ऑफ एबव आउटपुट रिजेक्टेड एंड सेलेबल इतना दे दिया है, अनसेलेबल इसको बेच नहीं सकते, सेलेबल फिर माइनस होके आ जाएगा। फिर टाइम अलॉट दिया हुआ है इतना, बेसिक वेज रेट इतना दिया है, टाइम टेकन इतना दिया हुआ है, एंड नॉर्मल वर्किंग आवर्स पर वीक आर फिक्स 88, नॉर्मल वर्किंग आवर 88 दे दिया है। बोनस 60% ऑफ बेसिक वेज रेट फॉर ग्रॉस टाइम वर्क एंड ग्रॉस आउटपुट प्रोड्यूस्ड विदाउट डिडक्शन ऑफ रिजेक्टेड, रिजेक्टेड को नहीं करना है, कितना उसने बनाया, कितना उसको नॉर्मल, कितना, ये देखते हैं करके बताता हूँ। बोनस पे 60% ऑफ बेसिक वेज रेट फॉर ग्रॉस टाइम वर्क एंड ग्रॉस आउटपुट प्रोड्यूस। रिजेक्शन को नहीं पकड़ना है, बिना रिजेक्शन उसने कितना घंटे काम किया और उसका ग्रॉस टाइम कितना था, तो जितना उसने एक्स्ट्रा काम किया होगा उसका बोनस मिलेगा। द रेट ऑफ ओवर टाइम, अच्छा एक ओवर टाइम है, बोनस है, देखेंगे बोनस का बताता हूँ। उसने द बोनस इज पर 60% ऑफ बेसिक वेज रेट फॉर ग्रॉस टाइम वर्कड एंड ग्रॉस आउटपुट प्रोड्यूस। मतलब उसने जितना टाइम सेव किया, देखिए इसमें भले जो भी पूछे, बोनस हमेशा टाइम सेव का मिलता है। तो हम क्या निकालेंगे, कितना टाइम लगा, टाइम टेकन, और कितना टाइम, हाँ टोटल कितना टाइम था वो लिखेंगे, मतलब टाइम पहले अलाउड नहीं लिखेंगे, टाइम अलाउड यूनिट से निकालेंगे, फिर कितना टाइम टेकन है और फिर डिफरेंस टाइम सेव, ऐसा करके फॉर्मेट बनाएंगे। फिर ओटी का ये अप्लाई करेंगे। तो कहने का मतलब इसका फॉर्मेट क्या हो जाएगा, इसको फॉर्मेट में सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, ऐसे क्वेश्चन को फॉर्मेट में सॉल्व कर लीजिएगा। और फॉर्मेट देखिए अपने ढंग से बना सकते हैं, पहले तो जो चीज़ लिखा हुआ है ना वही लिख देंगे, कॉपी पेस्ट करेंगे तो भी चलेगा। तो फॉर्मेट ऐसा नहीं कि हम स्टार्ट से ही कुछ अलग करें, आप इस फॉर्मेट के बाद भी नीचे भी कोई चीज़ लिख सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ से भी जा सकते हैं, कैसे भी चलेगा। तो जॉब कंट्रीट कितना है, तो पहले लिखते हैं, तो कैलकुलेशन ऑफ द ईच वर्कर, ये तो लास्ट में निकल जाएगा, अपने आप सब कुछ निकल जाएगा। तो हेडिंग क्या देना अच्छा रहेगा, इन्होंने कुछ हेडिंग दिया है क्या इसको, कुछ दिया नहीं। यहाँ पे पहले लिखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2B वर्किंग नोट, सबसे अच्छा रहेगा 2B वर्किंग नोट बोलते हैं, और वर्किंग नोट के आधार पे हम आंसर लिख देंगे। सबसे पहले लिखता हूँ वर्किंग नोट, बाद में बुक में देखेंगे उन्होंने क्या वर्ड यूज किया। ऐसे तो लिखने के लिए ये भी लिख सकते थे, कैलकुलेशन ऑफ, ये पूरा का पूरा नंबर ऑफ बोनस, ये ऐसा लिखा तो भी चलेगा पूरा का पूरा। तो फिलहाल मैं शॉर्ट में वर्किंग नोट करता हूँ, पर्टिकुलर्स, देन आपका ये 3 कॉलम आ जाएगा, RST, साथ में लिख सकते हैं कोई बात नहीं, कुछ गलत रहेगा देखने में, RST, पहले एक का निकालते हैं, बाद में बाकी का निकालेंगे। तो सबसे पहले जो यूनिट्स दिया हुआ है
जॉब कंप्लीटेड, जॉब कंप्लीटेड यूनिट्स में 5000। तो पहले एक को कंप्लीट कर देता हूँ, बाद में फटाफट हो जाएगा। देन आउट ऑफ एव रिजेक्टेड एंड अनसेलेबल यूनिट्स, रिजेक्टेड एंड अनसेलेबल सेलेबल यूनिट्स दिया है 200। तो ये माइनस कर देंगे, क्या आ जाएगा, सेलेबल यूनिट्स 4800। देन टाइम अलॉट, टोटल टाइम अलॉट लिखेंगे, टोटल टाइम अलॉट आप बताएंगे कितना होगा, एक बार आर का देखते हैं। तो उन्होंने कितना दिया है, 100 यूनिट्स के लिए कितना टाइम लगता है, 2 घंटे 36 मिनट। तो वाले मिनट में कन्वर्ट कर देंगे तो 120 प्लस 36, 156 मिनट लगता है। कितना यूनिट्स बनाए टोटल, 5000। तो 100 के लिए इतना, तो 5000 के लिए कितना, इसको कैसे कैलकुलेशन करें करके बता देता हूँ इसको। तो 2 घंटा 36 मिनट को मिनट में पहले कन्वर्ट कर सकते हैं, तो 120 156 ये हो जाएगा कितना, 156 मिनट। ठीक है, ये 100 के लिए लगता है, डिवाइड बाय 100 इंटू 5000, और जो आएगा डिवाइड बाय 60 आवर्स के लिए, ये हो जाएगा 156 इंटू 5000 डिवाइड बाय 100 डिवाइड बाय 60, 130 आवर्स। देन टाइम टेकन, उसे कितने घंटे में कंप्लीट किया, 100 आवर्स। टाइम सेव्ड 30 आवर्स, 30 आवर्स। सो बोनस आवर 30 टाइम सेव्ड ऑब्लिक बोनस आवर। एक बार देख लीजिए, मतलब कितना टाइम लगना चाहिए था, 130 घंटे। उसने कितने घंटे में काम खत्म किया, 100 घंटे। तो जब जल्दी काम करते हैं तो बचे हुए घंटे का आपको क्या मिलता है, बोनस। वही तो टेलर और ये इसका हेल्थ प्रीमियम रोवन, वो भी तो वही बताते हैं ना कितना टाइम बचाते हैं। कैलकुलेशन मिस्टेक है कुछ बताऊं, एक बार देखो बुक का आंसर उन्होंने, बोनस बोनस आवर 30। और देखिए मैं भी बहुत दिनों से के बात कर रहा हूँ, लेकिन जब हम फ्लो करते हैं, जब ये सोच के बैठते हैं कि करना है, तो चीजें ध्यान में आती है फोकस के साथ। टाइम टेकन 100, बोनस आवर 30, इसलिए बोनस अमाउंट यहाँ पे निकल जाएगा, नॉर्मल वेज रेट के हिसाब से मिलेगा। तो बोनस अमाउंट कितना हो जाएगा, आपको यहाँ पे दिया हुआ है, बेसिक वेज रेट कितना है 25, तो क्या हो जाएगा 30 इंटू 25 इंटू 60%। तो बेसिक वेज का 60% मिलेगा, 30 इंटू 25 इंटू 60%, 450। ऐसे तो एक क्वेश्चन को मैंने कहा ना, अच्छे से समझेंगे तब समझ में आएगा। ऐसे हम जब फॉर्मेट में करते हैं तो रट लेते हैं, पर ठीक से अब समझेंगे, अभी आपके पास टाइम है तो आराम से, एक बार समझ में आ गया तो उसी में थोड़ा बहुत घुमा देते हैं उस क्वेश्चन को भी। तो प्रैक्टिस अच्छा रहेगा तो अगला और पेपर टफ आएगा। इस बार का कॉस्टिंग का पेपर, इवन सभी पेपर इजी था, पर आपको जून का पेपर इजी नहीं आएगा। दिसंबर में कभी कभी इजी देते हैं, लेकिन जून का पेपर टफ करते हैं। लिखा 30, क्या बोले, 30 into 20, 30, बोनस आवर्स कितने 30, रेट क्या है बेसिक 25, और क्वेश्चन उन्होंने क्या बोला है, बोनस से उसका 60%। ऐसा आराम से समझ के लिए, कुछ रहे तो कुछ के लिए। तो जितना टाइम बचा है वो बोनस
फिर जो बेसिक रेट है वो रेट उसका परसेंटेज दिया रहेगा, कभी 2/3 बोलेगा, कुछ बोलेगा वैसे। देन अभी बोनस के बाद क्या निकालना है आपको, ओटी, ओवर टाइम। ओवर टाइम कितना, तो नॉर्मल वर्किंग आवर कितना है 88, उसने कितना काम किया 100, मतलब बोनस आवर कितने, ओवर टाइम कितने 12 आवर्स, 12 घंटे उसने ज़्यादा किया, आया समझ में। 88 आवर्स था, 100 घंटे काम किया। अब 12 घंटे का उसको क्या मिलेगा, ओटी का पैसा मिलेगा, ओटी ओवर टाइम आवर्स में था, ओवर टाइम अमाउंट, ओवर टाइम अमाउंट। अब इसको ठीक से देखना है, इसमें थोड़ा सा घुमाते हैं ओवर टाइम में खेलते हुए। तो उन्होंने क्या बोला है नीचे, रेट ऑफ ओवर टाइम फॉर फर्स्ट 10 यूनिट्स इज 1/3, 1/3 हमेशा एक्स्ट्रा, नॉर्मल तो मिलेगा ही मिलेगा, उसका 1/3, एंड नेक्स्ट 10 आवर्स का कितना मिलेगा, हाफ मिलेगा। पर उसने कितना घंटा एक्स्ट्रा काम किया 12, तो 10 घंटे का 1/3 और 2 घंटे का हाफ। मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको लिखने का बहुत सारा तरीका है। पहले तो बताता हूँ 12 घंटे का नॉर्मल रेट कितना हो जाएगा, तो देखिए ऐसा लिख सकते हैं 12 इंटू 25, 12 घंटे का 25 रुपया तो मिलेगा मिलेगा, ठीक है। प्लस या एक चीज और कर सकते हैं, अगर हम इसको हाँ ओटी पूरा टाइम का ही निकाल लें, 12 का निकाल लें, तो नॉर्मल जो वेज रेट आएगा वो 88 के हिसाब से आएगा, वो ऊपर बाद में नीचे लिख देंगे, ऊपर भी लिख सकते थे पर नीचे लिख देंगे। प्लस जो 10 घंटा का है इंटू 25 उसका 1/3 मिलेगा, प्लस जो अगला 2 घंटा है इंटू 25 इंटू, ऐसे दूसरा तरीका ये भी है कि 10 का 1 प्लस 1/3 कंप्लीट हो जाएगा, सीधा 12 का जो बेसिक रेट है उससे मल्टीप्लाई कर लेना है। अब सबको जोड़ के बताइए तो कितना होता है, हो जाएगा 12 इंटू 25 300, और ये 250 डिवाइड बाई 3 एंड 25 408 फ्रैक्शन में आ रहा है, 833 लिख लीजिए। जैसे से करते जाएंगे ना आप अपने ढंग से इसको, और अलग अलग ढंग से भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, ऐसा किया तो क्या, ऐसा क्या, हमने 12 का सीधा ऊपर ले लिया तो बस ऊपर का एक्स्ट्रा का बच गया बस। इसका एक तरीका ये भी हो सकता था कि पहले 10 घंटे का निकालेंगे, 10 घंटे का क्या हो जाता है 10 घंटे का 10 इंटू 25 प्लस 10 इंटू 25 1/3, ऐसे भी निकाल सकते थे, निकाल अंत में आंसर वही आता है। तो अलग अलग ढंग से अलग अलग बुक में आंसर हो सकता है, कंफ्यूजन नहीं करना, ये सबसे अच्छा तरीका है। 12 का बेसिक से मल्टीप्लाई कर दिया और जो एक्स्ट्रा था इतने घंटे के लिए जोड़ दिया। नेक्स्ट हो जाएगा नॉर्मल वेज, कितना हो जाएगा नॉर्मल वेज, तो नॉर्मल टाइम कितना 88, ये हो जाएगा 88 इंटू 25, 2200, ये हो जाएगा 2200। तो टोटल वेज कितना हो जाएगा, टोटल वेज तो 2200 प्लस ये 408 प्लस 450, 408.33 प्लस 450 3058, तीनों को बोनस ओटी सबको जोड़ दिए 3058.33 30, और डायरेक्ट वेज कॉस्ट पर 100 यूनिट्स उन्होंने पूछा, पर 100 यूनिट्स तो कितना निकल जाएगा, लेबर कॉस्ट पर नहीं, ये टोटल कॉस्ट है, अच्छा लेबर कॉस्ट ही क्वेश्चन में पूछा क्या था एक पार्ट में, डायरेक्ट वेजेस कॉस्ट पर 100 सेल यूनिट्स, डायरेक्ट वेटेड कॉस्ट पर 100 सेलिएबल यूनिट्स, तो क्या हो जाएगा 3058.33 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 4800, क्योंकि ये जो निकला वो 4800 के लिए निकला, अपने टोटल यूनिट्स कितना था 4800, उसके लिए इतना, तो 100 के लिए कितना,
इंटू 100 डिवाइड बाई 4800 63.72 लिख के लीजिए। फिर बाकी दो का भी कर लेते हैं, जल्दी हो जाएगा। पर ये क्या, तो दूसरे में टाइम नहीं लगेगा। ऊपर करना है कुछ समझ के ले लीजिए, अगर कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। बाद में घर पे जाके फिर से कुछ डाउट है अगर करनी पूछ सकते। ऐसे ही दूसरे का तीसरे का कर लेंगे फटाफट। अभी देखिए टाइम नहीं लगेगा, एक का कर लिया ना तो फटाफट हो जाता है। लेकिन एक चीज देखिए, कितने मार्क्स का ये क्वेश्चन है आपको, जबकि ये भी 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो कहानी की ट्विस्ट ये है कि खतरनाक है, सब बहुत टाइम लगता है। तो पहले अगर ये सब क्वेश्चन देखेंगे, लेबर कॉस्ट में था, ये किधर था पहले ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कौन सा चैप्टर में था, याद है? लेबर कॉस्ट लेबर में है। स्कैनर में दूसरा तीसरा क्वेश्चन है। यूं भी देखना चाहता हूँ कितने मार्क्स का पूछा गया। स्कैनर में ये 129 100 के आसपास में। इसमें मैंने मिक्स कर दिया है क्वेश्चन को, स्कैनर सबका एक साथ कर दिया, इसमें मेरा बहुत टाइम गया। इस बार मेरा नोट्स रेडी है, पर मैंने कहा कि बच्चे ज़्यादा आए नहीं, बट ठीक है वे आएंगे, पर आज तो खाता भी नहीं खुला, तो ठीक है, बच्चों का यही रहता है। पर मेरा क्या है, मैं रिकॉर्डिंग मैंने स्टार्ट कर दिया, लॉग किया है, बाकी को करके निकल जाऊंगा जो जो करना हो। ये नहीं। हाँ 5 मार्क्स का, पर उसमें ओवर टाइम उन्होंने किया है ना। अच्छा उन्होंने ये शॉर्टकट किया है, इसलिए 5, तो 5 बहुत ही कम हो गया, दूसरा फिर भी क्वेश्चन और आंसर रहेगा। उसका बहुत बड़ा है। हाँ, ऐसा क्वेश्चन और भी पूछा गया होगा, अभी इसमें शायद है या नहीं पता नहीं। पहला क्वेश्चन और खतरनाक था, 5 मार्क्स का था, ठीक है, डाटा कम था। ये क्वेश्चन एक दो और पूछा गया था, पता नहीं इसमें नहीं है, ठीक है, सेलेबल सेलेबल इसमें भी ठीक है। बट इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में टाइम लगेगा, करने का मतलब शॉर्टकट नहीं है। इन्होंने आंसर इतना छोटा दिखा दिया, ठीक है, अभी फटाफट करते हैं। तो दूसरे का कितना हो जाएगा, 4080 कर लेते हैं फटाफट, ये हो जाएगा 4080 3920
0 टाइम अलाउड, इसको ठीक से उन्होंने दे दिया है कि आपको 100 यूनिट्स के लिए 3 घंटा, तो 4000 के लिए कितना क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा तो 3 इंटू 4000 डिवाइड बाई 100 120, ये 120 आवर्स हो जाएगा। ठीक है, 100 के लिए 3 घंटा तो 4000 के लिए कितना, टाइम टेकन दिया हुआ है 108, तो बोनस कितने हो गए, सिर्फ 12 घंटे का इसको बोनस मिलेगा, और 12 घंटे का रेट क्या हो जाएगा, तो 12 इंटू इसका रेट अलग रहेगा वेज का, देखना पड़ेगा 40 इंटू 60%, 40 इंटू 60%, 12 इंटू 40 इंटू 60%, 288, 288 इसका हो जाएगा आपका 288। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा आपका ओवर टाइम, 88 घंटा था, उसने 108 घंटे काम किए, 108 माइनस 88, 20 घंटे का ओटी उसने किया, 20, अच्छा तो 2 10 10 का है, तो इसका आसान है, पहले तो 20 इंटू 40 कर देंगे, उसका 40 को रेट है, प्लस पहले 10 का 10 इंटू 40 इंटू 1/3 प्लस 10 इंटू 40 इंटू 1/2, और ये हो जाएगा आपका 20 इंटू 40 10 इंटू 40 डिवाइड बाई 3 10 इंटू 40 इंटू 0.5 1133 कितना है 33 राइट 1133.33 नॉर्मल वेजेस। अब देखिए ये सब तीनों करने में कितना टाइम जाएगा, आधा घंटा लग जाएगा, 7 मार्क्स के लिए 14 मिनट चाहिए, इसलिए मैंने कहा कि ये नहीं कि आपको आता है, आपकी स्पीड बहुत फास्ट चाहिए कॉस्टिंग, और उससे दिमाग भी शार्प होता है, तो कहने का मतलब जब तक आप फास्ट नहीं करेंगे कुछ होने वाला नहीं है। नॉर्मल वेजेस 88 इंटू 40 88 इंटू 40 3520, टोटल वेजेस प्लस 1133.33 प्लस 3520 प्लस 288 4941 4941.33 4941.33 और 100 यूनिट्स के लिए कितना, तो ये हो गया आपका कितने यूनिट्स के लिए 3920, तो ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय 3920 इंटू 100 126.05 126.05। लास्ट वाला आपके लिए होमवर्क एक बार कर लीजिएगा, कुछ रहेगा तो पूछ लीजिएगा आप, पर पक्का कंफर्म करके मुझे दिखाइएगा। तो जो बच्चे रिकॉर्ड लेक्चर देख रहे हैं उनके लिए भी थर्ड आप खुद से कीजिएगा, अगर दिक्कत रहे तो कल के लेक्चर में पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, पर आप देखिए टाइम लगता है, कोई भी क्वेश्चन इतना आसानी से नहीं होता है, और जितनी बार करेंगे ये सब चीज़ें बाद में आपको एकदम रटा हुआ होना चाहिए, इवन अगर कोई चेंजेस भी है तो आपको 1 मिनट 2 मिनट के अंदर समझ में आना चाहिए, नहीं तो फिर मुश्किल, क्वेश्चन पूरा सॉल्व नहीं हुआ कितना मार्क्स कटेगा, 7 की जगह तो आपको 2 मिल सकता है, इजी पेपर रहेगा तो वो भी नहीं मिलेगा, 0 मिलेगा। कॉस्टिंग हो एफएम हर प्रैक्टिकल का वही कहानी है, और बच्चे प्रैक्टिकल छोड़ के बहुत बार थ्योरी में जाते हैं, वो तो खैर बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, क्योंकि आपको थ्योरी में करेंगे प्रैक्टिकल कम करेंगे तो प्रैक्टिकल और धोखा दे सकता है, इसलिए प्रैक्टिकल को भी करना है और थ्योरी को भी करना है, तो प्रैक्टिकल को छोड़ना नहीं है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस है वो करना ही करना है, हाँ, और टाइम निकाल के थ्योरी पर ही कोई नुकसान नहीं है। मूल लिमिटेड हैज़ 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड 2 सर्विस डिपार्टमेंट, ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन सीट ऑफ कम्युनिटी शुड बी फॉलोड, तो आपको हर एक का एक तरह से प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन करके दे दिया, तो डिपार्टमेंट का ओवरहेड का डिस्ट्रीब्यूशन आपको दे दिया है, मतलब प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया, करना क्या है सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, वर्किंग आवर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट आर 12,452 ए का, बी का और सी का दे दिया है, गिवन दैट 2 सर्विस डिपार्टमेंट कैटर टू द नीड्स ऑफ द 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इन द फॉलोइंग शेड्यूल। ठीक है, अच्छा यहाँ पे कौन सा मेथड यूज करना है वो देखना पड़ेगा, इसमें
क्वेश्चन में अगर बोल दिया तो उसी को यूज करना पड़ेगा, नहीं तो कोई भी कर सकते हैं। कैलकुलेट द टोटल overhead production department distributing cost of service department by simultaneous using method and calculate the overhead per hour of production department। तो सबसे पहले पहले का आंसर निकलेगा तभी दूसरे का निकलेगा, अगर पहला गलत आया तो दूसरे का आंसर गलत होगा। इसलिए जब दो क्वेश्चन पार्ट में आता है तो हमेशा याद रखिएगा 5 मार्क्स का रहेगा, ये 2 मार्क्स का रहेगा, लेकिन अगर ये गलत हो गया तो ये भी गलत होगा, क्योंकि ये रेट इसके बेसिस पे निकलेगा। ठीक है, तो 2 मिनट में कर लेते हैं। सबसे पहले साइमल्टेनियस ये सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 3A। तो साथ में कर लीजिए, बाद में घर पे एक बार बिना देख के कर लीजिए। तो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन यूजिंग साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड। आज सुबह मूड में था कि बच्चों को थोड़ा सा मैथ भी सिखाऊंगा बेसिक, तो कोई बच्चे आए ही नहीं। ठीक है, कभी प्लानिंग करता हूँ, बच्चे ऐसा गड़बड़ करते हैं। सबसे पहले लेट x be the total overhead of सर्विस डिपार्टमेंट। इस डिपार्टमेंट का नाम भी क्या x है, ये x, इधर स्मॉल लिखेंगे इधर कैपिटल लिख देंगे, इक्वल टू, अच्छा x सॉरी तो कर ही लिया था, क्या लिखेंगे, लेट x be the total overhead of सर्विस डिपार्टमेंट, हाँ x, and y be the total overhead of सर्विस डिपार्टमेंट y। तो यहाँ पे क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, x इक्वल टू, तो x का खुद का टोटल, x डिपार्टमेंट का याद रखिए टोटल 46,250, 46,250 प्लस y इसको कितना देता है वो देखना है, y का देखना है। इस टेबल में हमेशा याद रखिएगा कि y x को कितना दे रहा है, ऐसा सेम है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, नहीं तो हमेशा याद रखिए ये वाला लेते हैं, ये वाला लेंगे x। तो x के सामने तो डैश रहेगा, y x को कितना दे रहा है वो लेना है। अगर यहाँ पे 20% होता तो क्या करते, y का 20% लेते, 0.20, यहाँ दोनों सेम है तब तो कुछ नहीं, 0.10 y आ जाएगा, और दूसरा हो जाएगा y इक्वल टू y का खुद का 15,750। ये सब भी वही है, इतना आसान नहीं है, प्रैक्टिस बहुत चाहिए तो याद रहेगा, नहीं तो नहीं रहेगा। इंटू 0.10x, अभी x का वैल्यू इधर डाल देंगे सबसे अच्छा है, तो साइमल्टेनियस सॉल्व नहीं करना है। यहाँ पे y इक्वल टू क्या हो जाएगा 15,750, आप इसको जैसे चाहिए वैसे सॉल्व कर सकते हैं, पर शॉर्टकट तरीका x का वैल्यू डाल दीजिए 46,250 प्लस, और चूंकि आप लोग प्रोफेशनल बनने वाले हैं तो ये सब स्टेप याद होना चाहिए, ऐसा नहीं कि ये हार्ड है छोड़ दो रट लो, तो फिर कभी प्रोफेशनल नहीं बन पाएंगे। इसलिए एक्चुअली मैंने भी इस बार सोचा बच्चों को सब सिखाऊंगा, जो बच्चे मैथ से भागेंगे मैं बोलूँगा छोड़ दो क्लास, कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि ये बीकॉम नहीं है एग्जिट पास हो गए कैसे भी, आपको कंपनी का अगर बड़ा पोस्ट पे जाना है 30 साल कैलकुलेशन आपको आना चाहिए। वाइज के क्या हो जाएगा 15,750 प्लस, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 4625 प्लस, अच्छा 0.1 इंटू 0.1 कैलसिफाई कीजिएगा, ये 0.01 होता है याद रखिएगा, तो कैलसिफाई जब भी कुछ भी रहेगा 0.1 0.2 रहेगा, मल्टीप्लाई करके 0.02 आएगा। अब इसको इधर लेके आएंगे, y को इस तरफ लेके आएंगे, तो क्या हो जाएगा y माइनस, तो नेक्स्ट अगर क्वेश्चन में सेम क्वेश्चन आएगा तो मैं होमवर्क दिया करूंगा कि फटाफट आपको बैठ के सॉल्व करना है या घर पे से सॉल्व करके लाना है, क्योंकि हर वैरायटी का क्वेश्चन हम सॉल्व करने में ज़्यादा फोकस करेंगे, इसको कर लेंगे लेकिन शॉर्टकट में करेंगे। तो सिमिलर क्वेश्चन आएगा तो अगली बार क्या करेंगे, फटाफट 5 मिनट में सॉल्व करके, तो इसको प्रैक्टिस करके आए करते चलिएगा, जिससे कि अगला क्वेश्चन कर लेंगे, क्योंकि बाद में होमवर्क दूंगा तो रह जाएगा, साथ में करेंगे लेकिन फास्ट करेंगे, फटाफट फटाफट कर लेंगे। अभी आराम से समझ के लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका, ये इधर आएगा y माइनस 0.01 y। अच्छा इसके पीछे कुछ नहीं रहता है, 1 रहता है, हमेशा याद रखिए, जो बच्चों को अभी तक भी पता नहीं है उनके लिए बोल रहा हूँ, 1 रहता है, इसलिए 1 में ये माइनस करना रहता है, इजकल टू 50,750 प्लस 4625 20
375। अब ये हो जाएगा 0.99, 1 माइनस 0.01 करेंगे, y इक्वल टू 20375, हेंस y इक्वल टू। तो शुरू में आपको बहुत कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, अब देखिए जैसे जैसे करते जाएंगे अथर्व जी आपको समझ में आता जाएगा ऐसा। इसलिए मैंने कहा कि एग्जाम के बाद असली पढ़ाई होती है। पर बहुत सारे बच्चे मैं अभी भी देख रहा हूँ, बस मैंने कहा मेरी मिसेज तो बोलती है बच्चे बोल रहे हैं अभी तो एग्जामिनेशन दिया है जैसे किसी में बन के, क्या बोलो कोई दिक्कत नहीं। 20580 पॉइंट, मतलब बच्चे अल्टीमेटली इसको राउंड कर देते, 581 कर देते, 581। तो एक्स निकल जाएगा। अब एक्स इक्वल टू क्या था, एक्स का खुद का, ये भी टाइम काफी लगता है, 46250 और 7 मास का पूछा है, 250 प्लस 0.10 y, 0.10 इंटू 20, 581, ये हो जाएगा 46250 प्लस 2058 एंड 46250 प्लस 2058, 48308, 48308 पर चेक कर लीजिएगा। अच्छा इन्होंने करके नहीं बताया, सिर्फ आंसर दे दिया, ठीक है कोई बात नहीं। अब सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें 3 स्टेप में अभी 20581 इसमें निकाल लीजिए। अभी सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन का वो स्टेप लिखेंगे, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, यह भी क्वेश्चन आधा ही हुआ है। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे हम क्या करते हैं, पर्टिकुलर्स सभी डिपार्टमेंट लेंगे, तो जो जो डिपार्टमेंट है ए बी सी एक्स वाई, ए बी सी एक्स वाई, जितना टोटल है पहले वो लिख देंगे। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन इधर लिखेंगे पी डी, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन 3,02,000, 288, 386, 46250 and 15,750. Then distribution of service department X, distribution of service department X, X का कितना आया है जो हमने निकाला वो वाला 48308, 48308, यहाँ पे माइनस होगा और जो रेशियो में है उस रेशियो में सबको दे देंगे। तो 48308 किस रेशियो में बांटेंगे, X का ये वाला 20%, 30% इंटू 20%, 9662, राउंड कर देता हूँ 9662 के लिए 30%, 48308 इंटू 30%, 14492, 14492, देन
40%, 48308 into 40%, 19323, 19323। बचा हुआ इसको दे देंगे, तो हम क्या करेंगे 48308 माइनस 9662 माइनस 144, 48308 माइनस 9662 माइनस 14492 माइनस 19323, 4831, 48, ऐसे भी 10% था बट ठीक। अब क्या करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट वाई। उसका टोटल नहीं लेंगे नीचे पे, क्या बोले सबका टोटल ले लेंगे तो और अच्छा है, वो बेटर रहेगा। बुक में कभी कभी ऐसा शॉर्टकट मारते हैं और सही तरीका है। और वाई का जो टोटल आएगा जितना अपना है उतना ही आएगा, ये ध्यान दीजिएगा। 4831 प्लस 15750, देखिए 2581 आया, ये क्रॉस चेक। अब इसको बांट देंगे, बाकी तो लिख देंगे पहले 302 प्लस 9662 3,2000 प्लस 9662 311 311 662 288 000 प्लस 14492 302 492, कुछ गड़बड़ है। देन 386 प्लस 19323 405 323, ये जीरो हो जाएगा। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट वाई 2581 और रेशियो दिया हुआ है, उस रेशियो में देखिए कितना टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है। मेरी भी स्पीड बहुत कम है 40%, तो ये हो जाएगा 2581 इंटू 40%, 8232 8232, देन 20%, 2581 into 20%, 4116, 4116, 2581 into 30%, 6174, 6174, और ये जो आएगा 2581 माइनस 8232 माइनस 4116 माइनस 6174, 2059 20। अच्छा यहाँ पे एक चीज मैंने गड़बड़ की, ये माइनस में नहीं आएगा, इसका कुछ फिगर आएगा 205 ऊपर माइनस में आना चाहिए। ये 46250 माइनस 4308। अच्छा 1 रुपये का फर्क आ गया, 1 रुपया किसी में एडजस्ट करेंगे, फिर इसको क्या करेंगे 58 लिखेंगे, माइनस 2058 लिखेंगे और इसमें ऐड कर देंगे इधर 32 को 33 कर देंगे, इस जगह रहेगा, जो बड़ा रहेगा ना इसका रेशियो उधर डाल देंगे 33। और ये अल्टीमेटली डैश हो जाएगा 0, ये भी डैश हो जाएगा और ये आपका टोटल कॉस्ट आ जाएगा प्रोडक्शन का, ए और बी और सी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का कॉस्ट आ जाएगा, टोटल कॉस्ट 311,662 प्लस 8233 319 895। अच्छा ये आंसर में दिया है क्या कुछ ऐसा, या रेट निकालते 319,895 एंड मैच को ये उन्होंने दिया ऐसे 302 492 प्लस 4116 306 608 405 323 प्लस 6174 411 497। अब इसमें इसके आवर से डिवाइड कर देंगे, टोटल आवर्स कितना है, ओवर रेट निकालने के लिए हम क्या करते हैं इसको टोटल आवर से डिवाइड करेंगे, दिस प्लस दिस प्लस दिस, नहीं सॉरी अलग डिपार्टमेंट का अलग लगेगा, सॉरी अलग अलग डिवाइड करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे कौन सा आवर है, लेबर आवर है क्या है, वर्किंग आवर्स ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, वर्किंग आवर्स, यहाँ लिखेंगे वर्किंग आवर्स। अच्छा हर एक का अलग लगा लेंगे, सॉरी टोटल नहीं करेंगे, यहाँ पे जो अलग अलग दिया है कितना
12452 12452, ये हो जाएगा 8056, फिर ये आ जाएगा 8132। इसको बोलते हैं ओवरहेड रेट, अपना निकल जाएगा लेबर आवर रेट या वर्किंग आवर रेट या ओवरहेड, जो भी बोलिए, वर्किंग आवर रेट मतलब 1 घंटे का। अगर मान लीजिए कोई नया जॉब आया, देखिए हम इसी के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं कि 1 घंटे में कितना ओवरहेड लोड करना चाहिए, ये ऐसा प्रोडक्शन को कितना, प्रोडक्शन का कॉस्ट कितना होना चाहिए, ऐसा अलग से। ये हो जाएगा 319895 डिवाइडेड बाय 12452, 25.69, सही है ना? है। दूसरा आ जाएगा 306608 डिवाइडेड बाय 8056, 38.06, और लास्ट वाला 411497 डिवाइडेड बाय 8132, 50.60, 50 पॉइंट हो गया। बस इतने ही तो आंसर, पर इसको प्रैक्टिस लगेगा, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको समझ में आ रहा होगा कि एग्जाम में जो पेपर आने वाले हैं वो मतलब अच्छे से पढ़ेंगे ना, सही में प्रोफेशनल बन पाएंगे। मतलब प्रोफेशनल बनने के लिए दिन रात एक करना पड़ता है कोई भी चीज़ पाने के लिए, तब जाके। कुछ डाउट है? टोटल कॉस्ट बस इतना। टोटल ओवरहेड ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, इसको बोलेंगे टोटल ओवरहेड कॉस्ट। सही वर्ड है, टोटल ओवरहेड कॉस्ट। मतलब हमने जो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन किया, फिर सेकेंडरी किया, ओवरहेड का ये कॉस्ट निकला, ओवरहेड कॉस्ट टोटल। तो अभी के लिए यहीं पे रुकेंगे, ठीक है। शुरू में थोड़ी स्पीड ये रहेगी, बाद में